नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में और मैं हूं डॉक्टर ऋचा शर्मा। साथियों, जैसा हम सभी जानते हैं, परीक्षा सीटेट की हो, टेट की हो, रीट की हो, सुपर टेट की हो या फिर एच टेट की हो, सभी के अंदर हमारी भाषा से अधिगम या भाषा में अधिगम या भाषा शिक्षण या भाषा शिक्षण शास्त्र, इन सब से संबंधित हमारी बहुत ही ज्यादा एक जानकारी ऐसी होती है कि जहां बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों के अंदर यदि हम देखते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस तरीके से किस क्वेश्चन को करें। थोड़ी सी समझदारी दिखा दी जाए तो वहां पर केवल हमें क्वेश्चन को समझना होता है, उस क्वेश्चन को कैसे समझे, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो क्या चाह रहा है, जिससे कि हमारा आंसर सही और सटीक लगे, उस चीज से अवगत कराने में आपको जा रही हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको जो बता रही हूँ वो है हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगी जहां पर आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, हिंदी पेडागोजी के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं भाषा अधिगम में आने वाली सामान्य कठिनाइयां कौन कौन सी हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर यदि भाषा में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर नहीं किया जाता है तो वहां पर वो समस्या बच्चे के चाहे वो विकास कितना भी कर ले, लेकिन उससे संबंधित कठिनाइयां अवश्य आती रहेंगी जिनको भी वो समझ नहीं सकता। साथ ही साथ एक शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत एक शिक्षक की बहुत अच्छी भूमिका होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वहां पर वो अपनी सूझबूझ और बुद्धि के आधार से यहाँ पर उन बच्चों की समस्याओं का निदान कर सकता है। साथ ही जो पीपल टीचर हैं जो कि फॉर्म डाल चुके हैं सीटेट का या डालने वाले हैं और आगामी जो भर्तियां होंगी सुपर टेट की हो चाहे टेट की हो, किसी भी लेवल से हो, वहां पर हमारा ये टॉपिक आता ही आता है और उसके लिए हमें ये जानकारी चाहिए। हम पाठ को शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ। यदि आपको मेरे चैनल से जुड़ना है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके लिए बेल आइकॉन जो है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती जाए। दूसरी, यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए जिसमें आपको सीडीपी का मिलेगा और हिंदी का मिलेगा और आपका ईवीएस पेडागोजी और या फिर फुल ईवीएस या एसएसटी का आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ वीडियो में जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे, आप मुझे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो भी करंट अफेयर्स है या जो भी इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को पीडीएफ फॉर्म में आप वहां पर देख सकते हैं। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छे और एकदम सटीक आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज्वाइन कीजिए, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और जो भी जानकारी होती है उनको प्राप्त करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और बताते हैं भाषा अधिगम है क्या। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अधिगम का मतलब क्या है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, क्योंकि किसी भी चीज को जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। और भाषा क्या है? भाषा वो है जो हमारे मन के अंदर विचार हैं, उन विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करना। यहाँ पर प्लेटो ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, भाषा और हमारे अर्जन करने की जो एक बात होती है कि भाषा अर्जित की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये तो चॉम्स्की ने बताया कि भाषा अर्जित की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम एक भाषा और विचार, इसमें क्या फर्क है ये प्लेटो ने बताया। तो इसमें बहुत जरा सा फर्क है। विचार वो है जो हमारी कल्पना में है, हमारे मन के अंदर है, मूक रूप में है, जो अंदर ही अंदर उमड़ते उमड़ते रहते हैं, और उसी चीज को यदि हम व्यक्त कर देते हैं तो वो हमारी भाषा होती है। और भाषा को यदि हमने सही रूप से व्यक्त नहीं किया तो यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भाषा किसी भी रूप में हो, वहां पर एक भाषा को दो रूप से हम देख सकते हैं, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। लेकिन यहाँ पर आज मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि भाषा अधिगम में आने वाली सामान्य कठिनाइयां। कुछ कठिनाइयां ऐसी होती हैं बच्चे के सामने जहां पर यदि उन कठिनाइयों को दूर नहीं किया गया, हालांकि वो नॉर्मली होती हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको दूर नहीं किया भाषा के अंतर्गत तो यहाँ पर बच्चा शुरुआत से ही अपनी कमजोर भाषा को लेकर के आगे बढ़ेगा, जो कि उसके विद्या के अंदर सही नहीं है। और कौन सी कठिनाइयां हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, नंबर 1 पर जो हमारा ये आ रहा है, संकोची स्वभाव। एक बच्चे का स्वभाव प्रारंभ में जो है वो संकोच होता है उसके अंदर, और वो उसी संकोची स्वभाव के साथ अपने विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है। वहां पर क्योंकि सबसे पहले जब परिवार में उसका जो लालन पालन होता है वो होता है मातृभाषा में।
और मातृभाषा के अंतर्गत जब वो अपनी भाषा को लेकर के विद्यालय के अंदर जाता है तो वहां पर कुछ बातें उसकी नई रूप से भाषा के अंतर्गत आती है और कुछ बातें उसकी मातृभाषा के साथ आती हैं। तो वहां पर उसको ये लगता है मैं कैसे बोलूं। अब वो डेवलप उसको करना है, ये एक शिक्षक को देखना है कि किस तरीके से कौन सा बच्चा ऐसा है जो सीख नहीं पा रहा या बोल नहीं पा रहा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बोलने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी भाषा उतनी ही अच्छी हो और स्पष्ट होती चली जाती है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले एक शिक्षक को उसका जो संकोची भाव है, संकोची स्वभाव है, उसको दूर करना होता है। जब संकोची स्वभाव दूर हो जाता है तब जाकर के भाषा अधिगम बहुत ही अच्छे से कर लिया जाता है और एक बालक उस क्षेत्र में आगे बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले एक शिक्षक को उसका संकोची स्वभाव जो है उसको दूर करना होता है। दूसरा हम यहाँ पर ये देखते हैं, शब्दों के शुद्ध अर्थ अथवा रूप का ज्ञान न होना। जो शब्दों का एक शुद्ध अर्थ होता है उसका ज्ञान नहीं होता बच्चे को तो वो गलत बोलता है, या फिर उसका रूप क्या है, जो शब्दों का रूप क्या है उसका ज्ञान नहीं होता तो फिर वो गलत उच्चारण करता है। सही रूप से शिक्षक को यह देखना है, यदि बच्चा एक चीज को या एक शब्द को या एक वर्ण को गलत बोल रहा होता है तो तुरंत एक शिक्षक को वहां पर उसमें सुधार करना होता है। जैसे बहुत सी चीजें होती है, हम कक्षा को कक्षा बोलते हैं, लेकिन हमने कईयों बार देखा है, सुना है और आपने भी सुना होगा कि वहां पर क्या कक्षा को कक्षा बोला जाता है। तो वहांक्षा और छा इन दोनों में क्या अंतर है, इस चीज का तुरंत बच्चे के सामने निदान करना चाहिए। अगर वो गलत, उसको टोकना नहीं चाहिए कि आप ये गलत बोल रहे हो, इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसको ये बोलना चाहिएक्षा और छा इनमें क्या अंतर है। इस तरह से यदि हम उनका उच्चारण शुद्ध कराएंगे तो वहां जो उसका अर्थ है उसको भी समझेगा और उसका जो रूप है उससे रूप परिचित होता चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिसका निदान हमें करना होता है। फिर हम देखते हैं तीसरा, आत्मविश्वास की कमी। यदि छात्र के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो वहां पर वो भाषा भी एक कारण है। जैसे कुछ बच्चों के आगे, अब हम खुद ही देख लेते हैं कि कक्षा के अंदर, जैसे ये तो छोटे छोटे बच्चे की बात हो रही है, लेकिन अगर बड़े बच्चों के साथ या बड़े इंसानों के साथ यदि बात की जाए तो दो व्यक्ति ऐसे हैं कि एक को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है और एक को जो है केवल हिंदी आती है। तो वहां पर जो हिंदी जानता है केवल और इंग्लिश और हिंदी जानने वाले के सामने खुद को, अपने आप को कमजोर महसूस समझता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये लगता है कि ये इंग्लिश में बोल रहे हैं और मैं नहीं। एक अंदर से शर्म सी फील होती है, कुछ ऐसा फील होता है बच्चों के आगे, तो वहां पर उसका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है। और जबकि एक छोटे बच्चे को यदि हम किसी भी भाषा का उच्चारण कराएं या सिखाएं तो वहां पर उसका लेड जो है, LAD लेड जो है वो कार्य करता है, तो वो आसानी से अधिगम कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चे का जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उस लेवल को हमें ऊंचा बढ़ाना है और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा शब्दों के लिए उसको फ्रीडम दे देनी चाहिए। वो बोले, जितना बोलेगा उसका उच्चारण भी साफ होता है, प्लस साथ ही साथ उसके अंदर शब्द भंडार जो है वो भी डेवलप होते हैं। चौथा हम देखते हैं यहाँ पर, सीखने वाले की पृष्ठभूमि, परिवेश या वातावरण। इन तीनों को एक ही कहा जाता है, पृष्ठभूमि, परिवेश, वातावरण अथवा माहौल। जो भी सीखने वाला होता है यानी कि बच्चा, छात्र जो होते हैं, वहां पर वो सीखने का एक उसका जो माहौल कैसा है, यानी पारिवारिक रूप से अगर हम देखते हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को अगर हम देखते हैं बोलचाल के रूप में, तो वहां पर कौन सी भाषा प्रयोग की जा रही है, वहां पर मातृभाषा प्रयोग हो रही है या वहां पर जो है एक हिंदी प्रयोग की जा रही है या वहां की क्षेत्रीय भाषा प्रयोग की जा रही है अथवा कोई आधुनिक भाषा है जैसे इंग्लिश वगैरह है, उस चीज का प्रयोग किया जा रहा है। तो जिस रूप से, जिस परिवार से वो प्रारंभ रूप से अपना वहां पर उसने देखा है, वो उसी चीज में ढल जाता है, उसी चीज को ज्यादा अपने अंदर अर्जन करता है। और जब ये चीज अपने अंदर ढाल लेता है तो वहां पर जब दूसरे वातावरण में प्रवेश करता है तो वहां पर कुछ कमियां उसके सामने आती हैं। वहां पर अब वो संकोच भी करता है, वहां पर उसके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी आएगी, यानी बहुत सारी चीजें फिर ऐसी आ जाती है, उसको लगता है कि मैं इस चीज को नहीं जानता और सब लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं। जैसे एक विद्यालय के अंदर बच्चे ने मातृभाषा लेकर के प्रवेश किया था, अब वहां पर आया है तो उसको हिंदी मिल रही है या इंग्लिश मिल रही है, तो वहां पर वो उस चीज को संकोच के आधार से बोलेगा नहीं। तो यहाँ एक शिक्षक की भूमिका होती है कि उसके इस दोष का निवारण करे, उसको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करे और अपने लेवल से लेकर के आए, जिससे कि उसका हेजिटेशन जो है वो दूर होता चला जाए। तो एक माहौल भी इसमें एक प्रभावपूर्ण कारक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पांचवा, मानसिक अस्वस्थता। मानसिक अस्वस्थता वो चीज है जो बुद्धि से कार्य नहीं किया जाता।
और एक छोटे बच्चे को हम कहें कि ये उसकी अस्वस्थता है तो बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं है। एक प्रारंभिक रूप से लेकर के बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ता है और प्राथमिक स्तर तक यानी 5th क्लास तक वो अपनी भाषा में बहुत अच्छे से उच्चारण करने की क्षमता को डेवलप करता है। साथ ही साथ यहाँ पर अब उसकी मानसिक स्थिति यदि अच्छी नहीं होती है तो वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मानसिक क्षमता उसकी अच्छी है तो एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, न जाने कितनी भाषाओं को वो सीख सकता है। जो मैंने आपको अभी बताया था, लैट एक ऐसा यंत्र है जो कि हमारे गले के अंदर होता है, हर बच्चे के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसकी एक समयावधि होती है और वो होती है 5 साल तक। बच्चे को यदि 5 साल तक इस लैट के माध्यम से यदि उसको जितनी भी भाषाएं सिखाई जाएंगी वो तुरंत सीख लेगा। उसके बाद ये यंत्र स्वतः ही धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यहाँ पर 5 साल तक की अवस्था में यदि हम बच्चे को उसकी आवश्यकता अनुसार जितनी भी भाषाओं से ज्ञान कराते हैं वहां पर बहुत आसानी से सीख लेता है। तो यहाँ पर उसकी मानसिक क्षमता इतनी अच्छी होती है, वहां उसको बहुत अच्छे से वो ग्रहण कर लेता है। और यदि किसी कारण से यदि उसकी मानसिक क्षमता जो है वो थोड़ी सी डाउन है तो वहां पर वो थोड़ा सा पिछड़ जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर शारीरिक अस्वस्थता या विकृति। जैसा अभी हमने बताया था मानसिक अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता भी हमारी इस शारीरिक अस्वस्थता या विकृति के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि जब शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रहता है तो मानसिक अवस्था भी हमारी संतुलित नहीं रह पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और उसी के आधार से हमारी सारी क्रियाएं होती हैं। यदि हमारा शरीर किसी भी रूप से विकृति है यानी विकलांगता का ग्रस्त है तो वहां पर प्रभाव होती है हमारी भाषा। आपने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा होगा जो कि विकलांग होते हैं तो उनकी बुद्धि पर भी उसका असर होता है, वो न ढंग से बोल पाते हैं और न ही अपना कार्य कर पाते हैं। तो जब ये सारी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी किसी भी अस्वस्थता की वजह से तो वहां पर भाषा भी उससे प्रभावित होती है। फिर आता है यहाँ पर अंत में भयभीत रहना। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं क्लास के अंदर जहाँ पर भयभीत होते हैं। भयभीत होने से मतलब ये है संकोची स्वभाव उनका होना या उनको हर समय डर लगना। अब कारण कोई भी हो सकता है, जैसे किसी टीचर ने बच्चे को डांट दिया जबकि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, तो वहां पर डांटने का बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चे के ऊपर और वो कुछ सीखना चाहता है तो उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीचर हमें डांट लगा दे या थप्पड़ भी मार दे। तो ये चीज वो कुंठा से ग्रस्त होता है और डर लगता है उसको, तो उसको भयभीत नहीं करना है। तो अगर वो किसी रीजन से भयभीत है तो वहां पर उसके इस डर को हमें बाहर निकालना होता है। और इस चीज को देखते हुए यदि हमने बच्चे को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया तो वहां पर वो बहुत अच्छे से अपनी उस चीज को, अपनी कला को, अपनी भाषा को बहुत अच्छे से सीख सकता है। आपसे गुटरगु ऐसे करेगा, यदि उसका भय निकाल दिया लगेगा कि ये वही बच्चा है जो कल तक भयभीत रहता था। तो यहाँ पर एक टीचर को बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो भाषा को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको समझते हुए वहां पर उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, डेवलप किया जाए, हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैंने आपको केवल ये बताया था कि अधिगम यानी भाषा में अधिगम किस तरीके से किया जाता है, लेकिन उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो सर्वप्रथम भाषा के अंदर हमें उन कारकों का निवारण करना होता है जिसकी वजह से कि भाषा अधिगम बहुत अच्छे से हो सके, सुचारू रूप से हो सके। क्योंकि ये शुरू के प्रारंभिक जन्म से लेकर के अगर हम देखते हैं तो 2.5 साल तक बच्चा घर के वातावरण में रहता है, वहां पर वो जो भी अपनी मातृभाषा एक्सेप्ट करता है उसी के कारण फिर वो बाहर विद्यालय में प्रवेश करता है। उसके बाद यानी 2.5 से 3 साल तक का जो बच्चा विद्यालय में जाता है वहां उसकी भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब उसको समाज के अंदर अंतःक्रिया करनी है तो वहां पर उसको दूसरी भाषा भी परिचित होनी होगी। पहली भाषा यदि मातृभाषा है तो दूसरी भाषा उसको हिंदी या जो भी उसके क्षेत्रीय भाषा है उसको एक्सेप्ट करना होगा। और उसके अंदर यदि वो डेवलप नहीं कर पा रहा है भाषा की वजह से तो वहां पर जो ये कारण जो आए हैं इन सभी कारणों को हमें निदान के आधार से बच्चे के ऊपर अप्लाई करना होगा जिससे कि उसके अधिगम में कोई भी रुकावट ना आए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यदि आपके काम की हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपके जैसे और भी बच्चे हो जिनको इसकी आवश्यकता हो। तो प्लीज 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 आप वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप ही नहीं मैं आपसे मोटिवेट हूँ और ज्यादा से ज्यादा वीडियोज बनाऊं। और यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं, आपको वीडियो जरूर मिलेगी। और जैसा मैंने आपको अभी बताया था, यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके नंबर आएगा, अगर आपको यहाँ नंबर नहीं दिखाई देता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको नंबर जरूर मिलेगा। और टेलीग्राम है मेरा, वहां पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद फिर आप मुझसे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं या टॉपिक है वो आपको वहां पर शो होंगे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद, नमस्कार।